Hi everyone. In previous video we discussed about financial management theory and today we learn about financial management most important MCQ questions from PYQ. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट करना या वेल्थ करना. तो हमने पढ़ा था जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस होता है वो किस पे होता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से वो केवल शॉर्ट टर्म ही मैनेज नहीं करता बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज करता है बिजनेस के नीड्स के लिए. तो हमें पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सेकंड क्वेश्चन इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विथ फर्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, efficient utilization of funds, both A and B, या ओनली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका आंसर क्या होगा. हमने पढ़ा था जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो किस पे फोकस करता है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही होता है क्या करना, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. हमने सोर्स ऑफ फंड्स पढ़े थे. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहते हैं सोर्स ऑफ फंड, कि हम कहाँ कहाँ से सोर्स करते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब हम फंड को अरेंज कर लें तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि हम दोनों का क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, अरेंजमेंट ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. अब हमने रेशोज में हमने बहुत सारे रेशो पढ़े थे. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताता है कि हमें प्रॉफिट में कितना रिटर्न आ रहा है. अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है कहीं पे तो उसमें हमें कितना रिटर्न आ रहा है, तो ये हमें कौन बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. इसमें हम यही एनालाइज करते हैं कि किस वाले इन्वेस्टमेंट से हमें ज़्यादा रिटर्न आ रहा है. ठीक है, कितना हमें रिटर्न आ रहा है. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज इग्नोर ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब हम अगर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं बिजनेस में तो हम क्या चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, नेट वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या नन ऑफ द अबव. तो जब भी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई बिजनेस करता है तो वो हमेशा क्या करता है, टाइम वैल्यू को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है. क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मेनली फोकस होता है, हमने पढ़ा था हमारे पास दो टाइप की टेक्निक थी. एक थी टाइम वैल्यू पे डिस्काउंटेड मेथड एंड नॉन डिस्काउंटेड मेथड. हमने पढ़े थे डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड. डिस्काउंटेड पे हमने पढ़ा था ये टाइम वैल्यू को कंसीडर करता था और नॉन. फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ. अब कैपिटल बजटिंग हमारा किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. जब हमने कैपिटल बजटिंग हमने किस में देखे थे, जब हमने फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़े थे तो हमने देखा था जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है उसके अंदर हमने देखे थे कि हमारे पास दो टर्म के सोर्स होते हैं. ठीक है, ठीक है. तो लॉन्ग टर्म पे हम क्या करते थे, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस यूज़ करते थे और शॉर्ट टर्म में हम करते थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हमारे पास दो टर्म के सोर्स होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म पे हमारी प्रोसेस होती है कैपिटल बजटिंग की, शॉर्ट टर्म में होती है हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की. तो हम जब भी क्या करते हैं, तो जब भी हम कैपिटल बजटिंग का पार्ट देखते हैं तो वो किसके अंडर पे आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंडर. नेक्स्ट हमारे पास है द पॉइंट वेयर एनपीवी इज जीरो इज कॉल्ड. हमने पढ़ा था कि जब भी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो होगी तो किस पॉइंट पे होगी, तो वो हमेशा हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे होती थी. जब क्या करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या बताता था, हमने देखा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की डेफिनेशन टाइम. तो इंटरनल रेट इज द रेट वेयर द सम टोटल ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू टोटल ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज. ठीक है, ये कंसीडर करता था कि जितना हमने क्या करा, डिस्काउंट दिया है कैश आउटफ्लो में इन्वेस्टमेंट करने में, उतना ही हमारे पास क्या आना चाहिए, डिस्काउंटेड पे कैश इनफ्लो भी आना चाहिए था. ठीक है, उतना ही हमें क्या आना, रिटर्न आना चाहिए. और ये एट दिस पॉइंट द एनपीवी जीरो. मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पे बनता है कि कब एनपीवी जीरो होता है, तो कब होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के टाइम पे.
नेक्स्ट हमारे पास है द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो इस इंडेक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सोर्स के फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारी हमारे पास क्या होती हैं, कंडीशंस अराइज होती हैं कि हम कौन से वाला इन्वेस्टमेंट करें। इसमें हम एनालाइज करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट की कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बताता है कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इनफ्लोज, कितना हमारे पास इनफ्लोज आ रहा है और कितना हमने क्या करा है, कितना हमने आउटफ्लोज, कितना हमने इन्वेस्टमेंट करा है। तो ये बताता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब आपको बताने इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली ऐसे ही टाइप के बनते हैं कि आपको रीजंस दिए होते हैं और आपको असरटेन करना है कि कौन सा वाला सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कैपिटल बजटिंग हमारा टेक्निक्स है, तो हमने अभी पढ़ा था कैपिटल बजटिंग हमारा क्या है, तो हमने अभी पढ़ा था कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है लॉन्ग टर्म का। तो ये टेक्निक नहीं, ये हमारी क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इवेल्यूएट करती है चीज़ों को। ये क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। टेक्निक में हमारे पास क्या होता है, टेक्निक का मतलब होता है मैथमेटिकल रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें हम एक्यूरेट कंडीशंस बताते हैं येस एंड नो वाली। लेकिन कैपिटल बजटिंग हमें पूरी प्रोसेस बताता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है कि कौन से इसमें हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों का क्या करता है, प्रोसेस करता है एनालाइज करके। तो ये हमारा कैपिटल बजटिंग हमारी प्रोसेस है, ना कि टेक्निक। तो ये वाला तो हमारा इनकरेक्ट है। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो इंक्लूड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये कह रहा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड है किसमें, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। तो हमने पढ़ा है, हम कभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं पढ़ते फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, हम हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, फाइनेंशियल हमारा ब्रॉड टर्म में, ठीक है, जिसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारा ब्रॉड टर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही सोर्सेज को पढ़ते हैं। ठीक है, बोथ सोर्सेज हम रीड करते हैं। इसमें आता है इंक्लूड, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंडर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, एक ब्रॉड वे है जो क्या करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करता है। तो ये इसका हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। तो कौन सा फॉल्स, हमारा दोनों ही क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल लिवरेज इज आल्सो नोन एज। अब फाइनेंशियल लिवरेजेस हमने पढ़े थे, हमने 3 टाइप के लिवरेजेस पढ़े थे, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड। तो फाइनेंशियल लिवरेज में हमने क्या करता है, जो क्या करता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इक्विटी में क्या करता है, ट्रेड करता है। नेक्स्ट हमारे विच थ्योरी सपोर्ट्स द इररिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर हम पढ़ लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे क्या आता है, डेब्ट प्लस इक्विटी। ठीक है, ये रेलेवेंस बोलता है कि हमारे पास जो डेब्ट एंड इक्विटी का जो रेशियो होता है वही डिसाइड करता है फर्म की वैल्यू पे कि ये इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इररिलेवेंस थ्योरी बोलती है कि हम डेब्ट और इक्विटी का हमारे पास हमारी कंपनी में, हमारी फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये पूरा डिपेंड होती है मार्केट प्राइस पे कि कितना मार्केट प्राइस, अभी हमारी कंडीशन, हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू है कंपनी की वो कितनी है। तो MM अप्रोच हमारा क्या था, जो इस इररिलेवेंस डेब्ट एंड इक्विटी वाले स्ट्रक्चर को नहीं सपोर्ट करता था। ये हमारे क्या था, इररिलेवेंस। नेक्स्ट हमारे पास कंबाइंड लेवरेज इज कैलकुलेटेड एज। हमने पढ़ा था हमारे पास 3 टाइप के लेवरेजेस थे, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। कंबाइंड हम दोनों का, कंबाइंड किस लेवरेजेस से बनते हैं, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग। जब हम इन दोनों का इंटू कर देते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, कंबाइंड। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट अ ग्रोथ फर्म आर ग्रेटर देन के शुड हैव अ डिविडेंड पे आउट ऑफ। मतलब वॉल्टर मॉडल कहता है कि ग्रोथ फर्म, ये किसको डिपेंड, क्या सजेस्ट करते हैं, ग्रोथ फर्म। और फर्म की ग्रोथ कब होगी, जब हम क्या पूरा रिटेंशन कर रहे हैं, डिविडेंड पे आउट 0% कर रहे हैं। आर का मतलब है रिटेंशन, के का मतलब है डिविडेंड कैपिटल पे आउट। तो क्या कह रहा है कि हमें इस पे ये क्या कर रहा है कि पूरा रिटेंशन कर रहा है, डिविडेंड क्या कर रहा है, पे आउट नहीं कर रहा है 0%। तो ये क्या कर रहा है, 100% डिविडेंड कर रहा है कैपिटल। तो ग्रोथ फर्म कैसे होगी, जब हम 0% क्या रखेंगे, पे आउट रेशो रखेंगे। तो ये क्या बोलता है, वॉल्टर बोलता है अगर हम 0% पे आउट रेशो रखें तभी हमारी फर्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी लॉन्ग टर्म।
13 हमारे पास है प्रॉपर्टी रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन। अब हमारी प्रॉपर्टी रेशियो होता है वो क्या रिलेशनशिप शो करता है, शेयर होल्डर फंड्स एंड टोटल एसेट्स, डेब्ट एंड इक्विटी, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, सेल्स एंड प्रॉफिट। तो जो हमारे प्रॉपर्टी रेशियो से ही पता चल रहा है ये हमारा किसको शो करेगी, शेयर होल्डर के फंड को एंड टोटल एसेट्स की, कितना हमारे फंड शेयर होल्डर के पास फंड है और कितना हमारे पास टोटल एसेट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड। विच, अब जो भी आपके पास ये रेशो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे ही रेशो क्या करने हैं, एक बारी अगर आप एक दो बारी पढ़ोगे रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे कौन सा रिलेशनशिप किस में दिखता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड। अब हमें देखना है कि सोर्स ऑफ फंड मतलब किससे हमारा क्या हो रहा है, फंड हमें क्या रिसीव हो रहा है। परचेज ऑफ मशीनरी, अब हम जब परचेज कर रहे हैं मशीनरी को तो हमारा हम क्या करें, पेमेंट करें, तो ये हमारा सोर्स नहीं, हमारे पास फंड नहीं आ रहा है, इससे हम क्या करें, पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या फंड जा रहा है। इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड पेमेंट ऑफ, मतलब अब हमने परचेज कर रही है मशीनरी तो पेमेंट करी है, रिडम्पशन करा है तो हमारे क्या हुआ, हमने रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर को तो हमने पेमेंट करी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे आउट करा है तो भी हमने पेमेंट। लेकिन जब हम इशू ऑफ शेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सोर्स आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, जब हमने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया तो हमारे पास क्या है, पैसा मनी हमें रिसीव हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इशू ऑफ शेयर्स। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे प्रीवियस PYQ में से ही लिया गया है। द टर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स ऑफ, अभी हमने पढ़ा था जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किसका मिक्स है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी एंड नेट प्रॉफिट एंड सेल। तो अभी हमने पढ़ा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किसकी बात करता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी की बात करता है। तो क्या है कि इफ़ अ कंपनी हैज़ अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी इट मीन्स, अब कंपनी का अगर पे आउट रेशो हमेशा स्टेबल है तो क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर इज ऑलवेज द सेम, डिविडेंड पे आउट रेशो इज कांस्टेंट, डिविडेंड ग्रोज और स्टेज स्टडी डिस्पाइट ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएशन, नो डिविडेंड आर पेड। अब अगर उसको, अब जब कोई भी चीज़ स्टेबल होगी तो वो क्या होगी, इक्वली हर साल रहेगी, डिविडेंड ग्रोज और स्टेज स्टडी डिस्पाइट प्रॉफिट फ्लक्चुएशन, मतलब अब डिविडेंड का जो ग्रोथ है वो क्या रहेगा, स्टे रहेगा, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, चाहे वो प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो कम या ज़्यादा हो, उसका क्या होगा, पे आउट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेट वर्किंग कैपिटल इज नेगेटिव व्हेन। अब हमारी नेट वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल हमारा कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो हमारा नेगेटिव क्या होगा, जब हमारे पास, हमने ये भी क्वेश्चंस थ्योरी पढ़ी थी, जब हमारे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब होती है, जब हमारे करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाते हैं किससे, करंट एसेट्स, तो ये बिजनेस के लिए नेगेटिव होता है जब उनके क्या हो, पेबल ज़्यादा और रिसीवेबल क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लिवरेजेस, इसमें से फॉर्मूला हमारा भी ऑपरेटिंग लिवरेजेस का है, आप इसमें फाइनेंशियल लिवरेजेस का, ऑपरेटिंग और कंबाइंड तीनों के ही लिवरेजेस के फॉर्मूले आप देख लेना, इनमें से क्वेश्चंस आता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेजेस का हमारा फॉर्मूला होता है C/E EBIT, अर्निंग बिफोर इंटर टैक्स, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन हमारे पास है हाई फाइनेंशियल लिवरेज इज अ ब्लेसिंग व्हेन, हाई फाइनेंशियल लिवरेज, जब हमारे पास फाइनेंशियल क्या हो गए, ज़्यादा लिवरेजेस हो गए तो वो क्या ब्लेसिंग है, द अर्निंग आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, अर्निंग आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग इक्वल द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देयर इज इन्फ्लेशन, द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ, तो हमारी क्या हो जाएगी, अर्निंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। अगर हमारे पास फाइनेंशियल ज़्यादा होगा तो हमारी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, हमारे पास फाइनेंस ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल्स कैन बी शॉर्टेंड बाय इंक्रीजिंग, ऑपरेटिंग साइकिल हमारी कब शॉर्ट पड़ जाती है, जो हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग साइकिल हमारी जो होती है ना वो क्या देखती है, ऑपरेटिंग साइकिल हमारी देखती है इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवर पीरियड की। इन्वेंट्री पीरियड में देखती हूँ कि कितना टाइम स्पेंड है कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कब तक कन्वर्ट कर पाएंगे, रिसीवर कितना टाइम लगेगा हमें अपने कलेक्ट, हमने जो हमें क्रेडिट में सेल करी है उनसे हमें अपने डेटर से पैसे कलेक्ट करने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो ये सारी कौन देखती है, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल हमारा क्या देखता है, इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवेबल पीरियड, पास क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, अवेलेबल होगा, क्रेडिट के टाइम पे जो हमारे पास क्रेडिट क्या होगा, ज़्यादा होगा, हमारे पास कैश कम होगा, तो ये क्या होगी, शॉर्टेड होगी उस टाइम पे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आज समझ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।